जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश पाठक एक बार फिर उपस्थित हूं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 9th जियोग्राफी भूगोल के विषय में, क्लास 9th सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 4 यानी कि क्लाइमेट। भूगोल में क्लाइमेट यानी जलवायु के विषय में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी एक जगह की जलवायु प्रभावित होती है लैटिट्यूड से, एल्टीट्यूड से, प्रेशर एंड विंड सिस्टम से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ। यानी कि वह जगह किस लैटिट्यूड में आता है यानी किस अक्षांश में पड़ता है, उस जगह की ऊंचाई कितनी है यानी भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, वहाँ विंड का प्रेशर यानी कि हवा का दाब कैसा है, वह जगह समुद्र से कितनी दूरी पर है, और ओशियन करेंट्स महासागरीय जलधारा पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु, किसी भी जगह का जलवायु कैसा होगा। और रिलीफ फीचर्स यानी कि राहत की जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर डिपेंड करता है कि किसी जगह का जलवायु कैसा होगा। टुडेज टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। ऐसे फैक्टर जो भारतवर्ष की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ऐसे फैक्टर जो भारतवर्ष की जलवायु को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला है लैटिट्यूड, अक्षांश। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रैन ऑफ कच्छ इन गुजरात यानी कि इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। कह रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा हमारे देश के लगभग बीचों बीच से निकलती है, जो रैन ऑफ कच्छ गुजरात से लेकर पूरब में मिजोरम तक जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में पृथ्वी पर एक लैटिट्यूड है, एक अक्षांश है, वह रेखा हमारे देश से होकर गुजरती है पश्चिम में रैन ऑफ कच्छ से लेकर मिजोरम में पूरब तक, यानी कि पूरब में मिजोरम तक। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कह रहे हैं कि हमारे देश का लगभग आधा हिस्सा कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में पड़ता है। बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में स्थित है, पड़ता है आधा हमारा देश, जिसको ट्रॉपिकल एरिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है हमारे देश का, वह सब ट्रॉपिक जोन में पड़ता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सब ट्रॉपिक जोन्स उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। देयरफॉर इसलिए इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। इसलिए भारतवर्ष का जो जलवायु है उसको उसकी विशेषता है कि हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है और उसी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय भी है, यानी कि हमारे देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। दूसरा है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ which have an average height of about 6000 meters। हमारे देश के उत्तर दिशा में पर्वत हैं, माउंटेन्स। हमारे देश के उत्तर दिशा में पर्वत हैं जिनका औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। हमारे देश के उत्तर में पर्वत हैं जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। इंडिया ऑल्सो हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर्स। कह रहे हैं कि हमारे देश में एक पूरा लंबा चौड़ा समुद्र तटीय क्षेत्र भी है, जहां का
अधिकतम चढ़ान एलिवेशन यानी कि ऊंचाई चढ़ाई जो है वो तकरीबन 30 मीटर के आसपास है। हमारे देश में एक बहुत लंबा क्षेत्र जो है समुद्र तटीय भी है, जिसकी तकरीबन औसत ऊंचाई 30 मीटर 30 मीटर के आसपास है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। कह रहा है हिमालय पर्वत जो हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, उसको हमारे देश में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। It is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia। इसीलिए कह रहे हैं कि इन पर्वतों के ही कारण जो है यह जो उपमहाद्वीप है यानी कि हमारा जो देश है, यहाँ सेंट्रल एशिया के तुलना में ठंडी कम पड़ती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि सेंट्रल एशिया मध्य एशिया यानी कि साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाएं हिमालय पर्वत से टकराकर वापस लौट जाती हैं, जिसके वजह से हमारे देश में ठंडी बहुत अधिक नहीं पड़ती। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली हवाओं को हिमालय पर्वत रोक देता है, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया की तुलना में हमारे देश में ठंडी यानी कि विंटर जो है वो कम होता है। अगला है प्रेशर एंड विंड्स, दाब और हवा। प्रेशर एंड विंड्स यानी कि दाब और हवा। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। कह रहे हैं कि जलवायु और जलवायु से संबंधित मौसम की जो स्थिति है हमारे देश में, हमारे देश भारतवर्ष में जलवायु और जलवायु से संबंधित जो मौसम की स्थिति है, ये सब गवर्न होती है निम्न वायुमंडलीय दशाओं के कारण, निम्नलिखित वायुमंडलीय दशाओं के कारण, जैसे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दबाव और सतही हवाएं यानी सतह पर बहने वाली हवा। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, दाब और सतही यानी सतह पर बहने वाली हवा। अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपरी वायु परिसंचरण। अपर एयर सर्कुलेशन यानी कि ऊपरी वायु सर्कुलेशन। तो हमने पिछला पढ़ा कि सरफेस विंड्स जो सतह पर हवा बहती है, और अभी अपर एयर सर्कुलेशन यानी कि जो ऊपर हवा बहती है। एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और पश्चिमी चक्रवातीय बाधाएं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन सब से जो है यह जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यानी कि प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इससे गवर्न होता है भारत की जलवायु और भारत की मौसम संबंधी स्थितियां। कह रहे हैं इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। भारतवर्ष जो है उत्तर पूर्वी पवन की दिशा में पड़ती है। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, हमारा देश जो है उत्तर पूर्वी पवन के क्षेत्र में पड़ता है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कह रहे हैं ये हवाएं ओरिजिनेट यानी कि उत्पन्न होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र से। कह रहे हैं कि ये जो हवाएं यानी कि नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जो हमारे देश में बहती है हवा, ये हवाएं ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय हाई वायुदाब वाले क्षेत्र से। उपोष्ण कटिबंधीय हाई वायुदाब वाले क्षेत्र से ये हवाएं ओरिजिनेट होती हैं। दे ब्लो साउथवर्ड्स, ये हवाएं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स साउथवर्ड्स
दक्षिण की ओर बहती हैं, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कैरियोलिस फोर्स। गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट टू द कैरियोलिस फोर्स। कैरियोलिस बल के कारण जिनको राइट यानी कि दाहिने तरफ हटा दिया गया है, तो ये हवाएं दक्षिण की तरफ बहती हैं, साउथ वर्ड्स में बहती हैं, एंड मूव टूवर्ड्स द इक्वाटोरियल लो प्रेशर एरिया, और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ जाती हैं। इक्वाटोरियल लो प्रेशर एरिया यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर जाती हैं। जनरली साधारण रूप में दिस विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर। ये हवाएं जो हैं थोड़ी बहुत नमी अपने साथ लिए रहती हैं। एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर द लैंड। जैसे कि ये हवाएं लैंड पर ओरिजिनेट होती हैं और लैंड पर बहती हैं, इसलिए अपने साथ थोड़ी बहुत नमी लिए रहती हैं, लिटिल मॉइस्चर। देयरफॉर इसलिए दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। तो ये हवाएं या तो कम वर्षा लाती हैं या फिर बारिश नहीं करती हैं। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरियल लैंड बट इट इज नॉट सो। लेट्स सी वाई। कह रहे हैं हालांकि हिंदुस्तान में जो है कुछ जगह एरिड लैंड यानी कि शुष्क भूमि वाला भी है, यानी कि जहां बारिश बहुत कम होती है और वह जगह ड्राई रीजन में पड़ता है। हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं कि क्यों ऐसा है। और साथ ही साथ कैरियोलिस फोर्स यानी कि कैरियोलिस बल, जिसको फेरेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, तो कह रहे हैं एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। एक प्रत्यक्ष बल जो पृथ्वी के रोटेशन से उत्पन्न होता है। एक प्रत्यक्ष बल अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन यानी कि पृथ्वी के रोटेशन से। रोटेशन बोले तो पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी कि अक्ष पर घूमती है, उसको रोटेशन बोलते हैं। तो पृथ्वी के रोटेशन से एक बल काम करता है। द कैरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कह रहे हैं ये जो कैरियोलिस फोर्स है ये उत्तरदायी है हवा को हटाने के लिए, यानी कि हवा को ढकेलने के लिए उत्तरी गोलार्ध में राइट की तरफ यानी कि दाएं साइड में। कैरियोलिस फोर्स हवा को उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में धकेलता है, हटाता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में हटाता है, धकेलता है यानी कर देता है। इसको फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। कैरियोलिस फोर्स यानी कि फेरेल्स लॉ यानी कि एन अपरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। एक प्रत्यक्ष बल जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है उसको कैरियोलिस फोर्स या फेरेल्स लॉ कहते हैं। तो द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। भारतवर्ष में दाब और हवा की जो दशा है वह यूनिक यानी कि विशेष है। भारतवर्ष में दाब और हवा की जो दशा है, जो स्थिति है, वह विशेष है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। ठंडक के मौसम में हिमालय के उत्तर में हाई प्रेशर एरिया होता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र बन जाता है। ठंडक के मौसम में हिमालय के उत्तर दिशा में हाई प्रेशर एरिया बनता है, उच्च दाब वाला क्षेत्र बनता है। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस टू द साउथ। कह रहे हैं कि ठंडी हवाएं, कोल्ड ड्राई विंड्स, ठंडी सूखी हवाएं इस क्षेत्र से बहती हैं टू द लो प्रेशर एरिया, निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ। ठंडी सूखी हवाएं हिमालय के उत्तर के क्षेत्र से बहती हैं लो प्रेशर एरिया की तरफ, ओवर द ओशियंस टू द साउथ, महासागरों से होती हुई दक्षिण की दिशा में। इन समर वहीं गर्मी में अ लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। कह रहे हैं कि वहीं गर्मी के मौसम में निम्न दाब वाला क्षेत्र डेवलप होता है एशिया के अंदर, इंटीरियर एशिया के आंतरिक हिस्से में, एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और सेम उसी तरह की स्थिति
उत्तर पश्चिमी भारत में होती है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉजेज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर, जिसके वजह से हवा की स्थिति गर्मी के मौसम में टोटली बदल जाती है, जिसके वजह से हवा की स्थिति गर्मी के मौसम में टोटली बदल जाती है। यानी गर्मी के मौसम में एशिया के इंटीरियर पार्ट में लो प्रेशर एरिया का निर्माण होता है, निम्न दाब वाले क्षेत्र का निर्माण होता है और उसी तरह से भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी लो प्रेशर एरिया का निर्माण होता है, जिसके कारण हवा की स्थिति गर्मी के मौसम में टोटली रिवर्सल यानी कि बदल जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन। साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent। कह रहे हैं एयर मूव्स, हवा बहती है, फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया, उच्च दाब वाले क्षेत्र से, ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन, दक्षिणी भारतीय यानी कि हिंद महासागर के ऊपर से हाई प्रेशर एरिया से हवा बहती है, इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ, इन अ साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ, क्रॉसेस द इक्वाटोर, इक्वाटोर को पार करती है, एंड टर्न्स राइट और दाएं मुड़ती है, टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज, निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ, एंड ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियंस, ये हवाएं गर्म महासागरों के ऊपर से बहती हैं, गैदर मॉइस्चर, और अपने साथ नमी को इकट्ठा करती हैं, एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और भारतवर्ष की मुख्य भूमि पर बहुत बड़े पैमाने पर बारिश करती हैं। ये हवाएं यानी कि साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है गर्म ओशियंस के ऊपर से बहती है, वार्म ओशियंस, और अपने साथ नमी को इकट्ठा करती है, और उस नमी को ले आकर भारतवर्ष की मुख्य भूमि पर बड़े पैमाने पर बारिश करती है, यानी कि अधिक क्षेत्र में बारिश करती है। द सीजन्स यानी कि मौसम, द सीजन्स यानी कि मौसम। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। कह रहे हैं कि मौसम यानी कि द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का जो मौसम वाला टाइप है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न, एक विशेष सीजनल पैटर्न के आधार पर उसकी विशेषता तय की गई है। तो भारतवर्ष का जो जलवायु मानसून टाइप यानी कि भारतवर्ष की जलवायु मानसूनी है, तो इस जलवायु की विशेषताओं को विशेष सीजनल पैटर्न पर निर्धारित किया जाता है। द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। कह रहे हैं कि मौसम की स्थिति, मौसम की दशा जो है बड़े पैमाने पर एक सीजन से दूसरे सीजन में बदलती है। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country, और यह परिवर्तन विशेष रूप से भारतवर्ष के आंतरिक हिस्से में देखी जाती है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यह परिवर्तन जो होता है यह अपने देश के आंतरिक हिस्से में ज़्यादा देखा जाता है। The coastal areas do not experience much variation in temperature, though there is variation in rainfall pattern। कह रहे हैं कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, कोस्टल एरियाज, वहाँ तापमान में बहुत अधिक वेरिएशन यानी कि भिन्नता या परिवर्तन नहीं देखा जाता है, लेकिन रेनफॉल का जो पैटर्न है यानी कि वर्षा का जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन देखा जाता है, उसमें भिन्नताएं होती हैं। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, आपके क्षेत्र में कितने मौसम को अनुभव किया जाता है, यानी कितने सीजन को अनुभव किया जाता है आपके क्षेत्र में। 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया, भारतवर्ष में 4 प्रमुख मौसम
को आइडेंटिफाई किया जाता है 4 मेन सीजन्स: द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडी का मौसम; द हॉट वेदर सीजन, गर्मी का मौसम; द एडवांसिंग मानसून, आगे बढ़ता हुआ मानसून यानी वर्षा का मौसम; एंड द रिट्रीटिंग मानसून, और पीछे हटता हुआ यानी कि लौटता हुआ वर्षा का मौसम। विद सम रीजनल वेरिएशंस, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर, यानी कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ साथ भारतवर्ष में 4 तरह के मौसम को अनुभव किया जाता है: द कोल्ड वेदर सीजन, द हॉट वेदर सीजन, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून। तो मित्रों, पहला है उसमें द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर कहते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर, ठंडक का मौसम। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। कह रहे हैं कि ठंडक का मौसम जो है उत्तर भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक होता है। उत्तर भारत में ठंडक का मौसम मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक होता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। भारतवर्ष के उत्तरी हिस्से में दिसंबर और जनवरी का जो महीना है सबसे अधिक ठंडी वाला महीना माना जाता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तापमान दक्षिण से उत्तर की तरफ घटता हुआ आता है। तापमान जो है ठंडक के मौसम में दक्षिण से उत्तर की तरफ घटता हुआ आता है। और द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कह रहे हैं पश्चिमी समुद्र के किनारे चेन्नई का जो औसत तापमान है वह 24 से 25 के आसपास होता है, 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जबकि उत्तरी समतल भूमि यानी उत्तर के मैदान का तापमान जो है इट रेंजेज बिटवीन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। उत्तर के मैदान में तापमान जो है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं चेन्नई का टेम्परेचर 24 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ, उत्तर की दिशा में कुहरा ओस का पड़ना कॉमन कंडीशन है। द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंसेज स्नोफॉल, और हिमालय के आसपास ऊंचे जगहों पर यानी कि ऊंचाई वाले जो जगह हैं वहाँ बर्फबारी भी देखी जाती है, स्नोफॉल भी होता है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस मौसम में यानी कि कोल्ड वेदर सीजन में द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रचलित होती हैं यानी कि बहती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है हमारे देश में लैंड टू सी यानी कि भूमि से होकर सागर की तरफ बहती हैं, जिसके कारण फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। देश के अधिक हिस्से में इस समय ठंडक का मौसम होता है, सूखा मौसम होता है, यानी कि देश के अधिक जगह सूखे होते हैं, ड्राई सीजन माना जाता है इसको। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स, कह रहे हैं कि कुछ बारिश जो है तमिलनाडु के समुद्र तटीय किनारे पर इन हवाओं के द्वारा यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के द्वारा, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा तमिलनाडु के समुद्र तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा भी होती है। एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जैसे कि वहाँ यह हवा सी टू लैंड यानी कि सागर से भूमि की ओर बहती है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, कह रहे हैं कि भारतवर्ष यानी अपने देश के उत्तरी हिस्से में एक कमजोर हाई प्रेशर रीजन का निर्माण होता है, यानी कि फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप होता है विद लाइट विंड्स,
हल्की हवाओं के द्वारा मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, जो हवाएं इस क्षेत्र से यानी कि नॉर्दर्न क्षेत्र से बहती हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। कह रहे हैं रिलीफ फीचर्स यानी कि भूदृश्यों की विशेषताओं के आधार पर ये हवाएं जो हैं बहती हैं गंगा वैली यानी कि गंगा की घाटियों से होकर पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट को। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाई क्लियर स्काई। कह रहे हैं कि मौसम में नॉर्मली देखा जाता है कि आसमान साफ होता है, लो टेम्परेचर तापमान कम होता है, एंड लो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में नमी कम होती है, एंड फीबल वेरिएबल विंड्स और कमज़ोर विविधताओं से भरी हुई हवाएं चलती रहती हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। कह रहे हैं अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर यानी कि एक विशेषता कोल्ड वेदर सीजन का ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी समतल भूमि के आसपास, उत्तरी समतल भूमि के पास कोल्ड वेदर सीजन की एक विशेषता यह है द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज यानी कि भीतर की ओर बहने वाली चक्रवातीय बाधाएं, यानी भीतर की ओर आने वाली चक्रवातीय बाधाएं फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, पूरब और नॉर्थ वेस्ट यानी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम से, पश्चिम और उत्तर पश्चिम से कोल्ड वेदर सीजन यानी कि ठंडी के मौसम में नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी समतल भूमि यानी उत्तर के मैदान में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज भी देखे जा सकते हैं। दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया। कह रहे हैं यह जो लो प्रेशर सिस्टम है यानी कि निम्न दाब वाला सिस्टम है, ये ओरिजिनेट होता है भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर से ये ओरिजिनेट होता है, एंड वेस्टर्न एशिया और पश्चिमी एशिया से, भूमध्य सागर से और पश्चिमी एशिया से ये लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट होता है, एंड मूव इनटू इंडिया और भारत में मूव करता है यानी भारत में प्रवेश करता है, एलॉन्ग विद द वेस्टर्ली फ्लो, पश्चिमी बहाव के साथ भारत में ये प्रवेश करते हैं। दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स और ठंडक के मौसम में आवश्यकता के आधार पर ये बारिश भी करते हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ठंडक के मौसम में जब किसानों को फसलों को बारिश की ज़रूरत होती है तो इन हवाओं से बारिश भी होती है। कह रहे हैं ऑल्दो दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, यानी कि समतल भूमि मैदान के पास जो है बारिश करते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत इज स्मॉल, दे आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स। कह रहे हैं यद्यपि ये जो पूरा वर्षा होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल, ठंडी के मौसम में जो पूरी बारिश होती है उसको स्थानीय जगह पर महावत के नाम से जाना जाता है, स्थानीय जगह पर उसको महावत के नाम से जाना जाता है। जो बारिश तो कम ही होती है लेकिन इसका महत्व अधिक होता है रबी के क्रॉप्स के लिए, यानी कि इस समय जो गेहूं का फसल या दलहन तिलहन का जो फसल लगा हुआ है उसके लिए यह बारिश बहुत अधिक उपयोगी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, पेनिनसुलर रीजन जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ बहुत अधिक ठंड का मौसम नहीं होता है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसिएबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी।
कह रहे हैं कि जो पेनिनसुलर रीजन है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वहाँ मुश्किल से मौसम में थोड़ा बहुत तापमान में परिवर्तन देखा जाता है, ठंडक के मौसम में भी, क्योंकि सागर की वजह से वहाँ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस बना रहता है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी भी जगह का तापमान डिपेंड करता है या किसी भी जगह की जलवायु डिपेंड करती है इस बात पर भी कि वह जगह समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। तो वही कह रहे हैं पेनिनसुलर रीजन जो है वहाँ के टेम्परेचर में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं देखा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। आप इस वीडियो को पूरा देखें, एनसीईआरटी के पुस्तक के आधार पर देखें, इसको पूरा समझने का प्रयास करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है, आपका एक सब्सक्राइब, एक क्लिक जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, प्रेरणा का काम करता है, बूस्टर का काम करता है, जिससे मैं दूसरी जानकारी आपके साथ साझा कर सकता हूं। और एक बार फिर आप अपने चरित्र को इस तरह से विकसित करिए, आप अपना व्यवहार इस तरह से डेवलप करिए कि समाज के सभी लोग आपको अपने साथ सहज महसूस करें। अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करिए। आपके वजह से किसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए, इस तरह का जीवन जीने का प्रयास करिए। और प्रयास करिए कि समाज में सभ्यता और संस्कृति बनी रहे। धन्यवाद।